बहुत सारे जेंजी हैं और सारे लोग ये बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरा जो जिसके साथ मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ या मैं जो करियर ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ मेरे लिए सही है या नहीं। सबसे पहली बात तो जेंजी बहुत ही ज़्यादा अवेयर है। शनि महाराज है ना, वो आपके इमोशंस नहीं देखते। लोग इतने स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोग एनिमल कम्युनिकेटर हैं, देखो वो भी स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोग प्लांट कम्युनिकेटर हैं, ट्री कम्युनिकेटर हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो कुछ झूठ मत बोले क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें उन्हें पता होती। कन्या वाले जो हैं इस साल में एक्चुअली उनकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी। लिब्रा वाले वैसे तो बहुत बैलेंस्ड आउट होते हैं, बट ये साल की जो एंड है ना। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं बैठक। आज हमारे साथ हैं लेखिका परिहार जी, जो एक टैरो का रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ ये लाइफ कोच भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि हमारी राशियों पर 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहता है हमारी लाइफ पे। और इसी के साथ हम आज जानेंगे टैरो कार्ड के बारे में और इसी के साथ हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, वेलकम। सबसे पहले हम बात करते हैं लेखिका जी, आपकी जर्नी टैरो कार्ड में कैसे शुरू हुई और आप लाइफ कोच कैसे बने, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं। ओके, सबसे पहले तो भावना जी और बैठक को मेरा नमस्कार और व्यूवर्स को मेरा नमस्कार जी। और आपने इतना ब्यूटीफुली पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं आज एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, प्री मैरिटल कंसल्टेशन, रिलेशनशिप इश्यूज़ क्या रहते हैं और हम उसमें कैसे एडवाइस करके लोगों को उनके लिए ईजी बनाते हैं, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे जी। और जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है तो वो स्टार्ट हुई थी विद अ क्यूरियोसिटी। ओह वाओ। कि मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए। जैसे कि मैंने सुबह बोला कि मुझे बारिश चाहिए आज शाम तक, मुझे ऐसा मन हो रहा है, तो मैंने यूनिवर्स से प्रे किया और शाम तक बारिश हो गई। पहले तो मुझे लगा कि ये एक इत्तेफाक है, पर धीरे धीरे डेली यही प्रैक्टिस करते करते, मेडिटेट करते करते मैं नेचर के और क्लोज आई और मुझे यूनिवर्स के लॉज के बारे में पता चला। वहाँ से फिर टैरो से एस्ट्रो से न्यूमेरो से वास्तु से प्री मैरिटल कंसल्टेशन और अब लाइफ कोचिंग भी। सो I was divinely blessed and I am divinely blessed right now also कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आज हम इस बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपनी जर्नी एक स्मूथ तरीके से हमें एक्सप्लेन की कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। और इसी के साथ जैसे आपने एक बात अभी करी थी कि आपने बोला कि मैं मैनिफेस्ट करती थी, है ना? तो मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या है हमारे जीवन में, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है कि जो हम मैनिफेस्ट करें वो हमें मिल जाए, है ना? वो थोड़ा एक बार बताना। श्योर। सो मैनिफेस्टेशंस आजकल बहुत ओवर यूज्ड वर्ड है, राइट। और जनरली लोगों को लगता है कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो मैनिफेस्टेशन है। बट अगर एक छोटे बच्चों से आप उसकी इच्छा पूछोगे तो वो बोलेगा कि मुझे ट्रेन चाहिए। हाँ। अब सडनली यूनिवर्स तो आपको ट्रेन नहीं दे सकता। राइट। सो देयर आर लॉज, देयर आर वेज कि नेचर आपको पहले टेस्ट करेगा, पहले देखेगा आप उस लायक हो या नहीं, या आप में वो बनने की इच्छा है या नहीं, फिर आपकी मैनिफेस्टेशन अफर्म होते हैं। इसीलिए फिर हम आजकल एक और वर्ड बोलते हैं एफर्मेशंस। तो एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस में डिफरेंस है, और मैनिफेस्टेशंस आप एकदम से नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। राइट। नेचर ने इंसान को रिसोर्सेज दिए, उसने बिल्डिंग बनाई। बिल्कुल है ना? सो मैनिफेस्टेशन में टाइम लगता है। एफर्मेशन ऑन द अदर हैंड आप बहुत जल्दी कर सकते हो। राइट। और आपको एफर्म करना भी चाहिए। अगर आपकी इच्छा प्रमोशन लेने की है तो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, नेचर के लॉज के थ्रू आप मेहनत तो कर रहे हो, हार्ड वर्क तो कर रहे हो, राइट। बट अगर आपके अंदर वो सारी जर्नी करते करते एक थकान आती है तो आप रोज अपनी डायरी में छोटा सा तो लिख सकते हो ना कि यार मेरी इच्छा ये है, सो यूनिवर्स हेल्प मी इन इट, और मेरे को ये मैं अफर्म कर रहा हूँ कि मेरी 6 months में ये प्रमोशन हो जाएगी, या मुझे ये सर्टेन टाइप ऑफ अप्रेजल मिल जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो यूनिवर्स हमें ऐसे हेल्प करता है मैनिफेस्टेशंस और एफर्मेशंस के थ्रू। तो हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, बट मेहनत तो फिर भी लगती है। बिना मेहनत के तो आप ना कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसी के साथ हम अगले सवाल पे जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी और टैरो के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताएं कि क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अम्ब्रेला, बहुत बड़ी टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। उसके नीचे टैरो रीडिंग आती है। ओके, ठीक है।
तो जैसे स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्स मैंने भी आपको समझाया, तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। जी जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता, बिकॉज आप स्पिरिचुअलिटी को समझा नहीं सकते हो, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, आप इसे एक्सपीरियंस करते हो इन योर वेज। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल लेती हूँ। शी यूज्ड टू राइट कि मुझे एक फीमेल डॉग अडॉप्ट करना है। ओके, ठीक है। हाँ. और इवेंचुअली क्या होता है, दिवाली वाले दिन, जिस दिन कुत्ते सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं बिकॉज ऑफ आवाज़ें, पटाखे और ये सब, तो हमारे पास एक ब्लैक डॉग आ गई। Oh my God. और वो फीमेल ही थी। अच्छा। और हमने कोशिश की कि वो अपने घर वापस जाए या अपने जहाँ से वो आई है वहाँ पे वापस जाए, बट वो गई नहीं। नाउ शी इज लिविंग विद हर। तो ये स्पिरिचुअली आपके पास कौन कब आएगा, कौन सी आत्मा आपके पास आएगी, किस रूप में आएगी, वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस सेम है या डिफरेंट है, ये हमें नहीं पता। वन थिंग और, स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि एक आप साधक से पूछो तो उसे मेडिटेट करना, शांति में रहना, राइट, और अपना साधना कंप्लीट करना, वो उसका एक मेन एम है, वो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी है। ऑन द अदर हैंड एक पिता है, उनके 3 बच्चे हैं, वो उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और उसमें इंटेंशन बहुत प्योर है उनकी। वो नहीं चाहते कि उनके वो कुछ किसी का भला ना करें या कुछ ऐसा खराब कर दें, है ना। वो सब चीजें ना रख के उनकी इंटेंशन इतनी प्योर है, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी है। तो आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो स्पिरिचुअलिटी को, या आपकी क्या डेफिनेशन है, ये बहुत अलग चीज़ है। सो इसी के साथ जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया है ना, तो इसमें बहुत गहराई है जिसमें आप नहीं जा सकते, है ना। तो इसी के साथ आप हमें टैरो के बारे में भी बताएं कि टैरो रीडिंग क्यों हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा टैरो कार्ड में बिलीव करते हैं, राइट। क्योंकि उसमें आई थिंक प्रेजेंट एनर्जीज फील होती है ना। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा समंदर है, वो एक अम्ब्रेला टर्म है जैसे मैंने बताया। उसके अंडर बहुत सारी मोडालिटीज हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी चीजें, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी यहाँ पे गिनवा भी नहीं सकते। एंड आपको ऐसी सोल्स मिलेंगी, आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, लोग इतने स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोग एनिमल कम्युनिकेटर हैं, देखो वो भी स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोग प्लांट कम्युनिकेटर हैं, ट्री कम्युनिकेटर हैं, कुछ लोग फॉरेस्ट में जाके इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी सोल का जो बंधन होता है ना, स्पिरिचुअली वहां से कनेक्टेड है, या उनका फुटप्रिंट क्या रहा होगा, उनकी पिछली सोल का पिछले जन्म का क्या फुटप्रिंट रहा होगा, उसके हिसाब से इस जन्म में आपको स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है। मतलब आपने जो भी बताया कि पिछले जन्म का कोई संबंध होता है, है ना, तो ये रियलिटी है कि पिछले जन्म में भी ये चीजें हमारे इस जन्म में आती हैं और उस जन्म के लोग इस जन्म में भी मिलते हैं, ऐसा होता है। हाँ जी, वो बताओ। आप आकाशिक रीडर्स से बात करना, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले लोगों से बात करना, आप रेकी हीलर्स से बात करना, आपको सब लोग ये बोलेंगे ऑन एन एवरेज, इवन आप एस्ट्रोलॉजी में भी जाओ तो ऐसा होता है कि जो सोल हमारी पिछले जन्म में हमारे साथ थी, वही सोल इस जन्म में भी हमारे साथ होती है। वो अलग अलग रिश्तों में, बस अलग अलग रूप और रिश्ते होते हैं, बेस्ड ऑन योर कर्मा, बेस्ड ऑन आपने क्या उनके साथ कैसा व्यवहार किया है, राइट। तो वो हमें पता चलता है एस्ट्रोलॉजी में कि फॉर एग्जाम्पल 8वां घर होता है जी, वो इन लॉज का होता है। तो उसमें इन लॉज हमें पता चल जाता है, एक प्लैनेट, कोई सर्टेन टाइप ऑफ प्लैनेट बैठा होता है, तो हम बोल देते हैं सामने वाले को कि आपके इन लॉज के साथ आपकी खट्टी मीठी होगी, या आपके इन लॉज के साथ आपका बहुत प्यार प्रेम रहेगा, राइट। तो आपके इन लॉज भी इवन वो भी कहीं ना कहीं आपसे पिछली लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो मतलब कोई ना कोई रिश्ता आपके साथ जुड़ा ही हुआ है। बिल्कुल, राइट। और रही बात टैरो कार्ड रीडिंग की, हाँ, बहुत सारे जेंजी हैं और सारे लोग ये बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरा जो जिसके साथ मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ या मैं जो करियर ऑप्शन चूज कर रहा हूँ मेरे लिए सही है या नहीं। सबसे पहली बात तो जेंजी बहुत ही ज़्यादा अवेयर है, दे नो टू मच एंड दैट्स गुड, बट वही है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ गलत ना कर दो, राइट, है ना। और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आप क्या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसे डिसाइसिव टूल्स होते हैं, उसमें से एक टैरो है, राइट। आपके डिसीजन लेने में, ठीक है, आपको हेल्प करता है, क्योंकि जनरली लोगों का प्रेजेंट मोमेंट क्या है, वो कैसे सिचुएशन को देख रहे हैं, वो हमें टैरो डेक में जब हम सामने रखते हैं पत्ते, तो वो सामने समझ में आ जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या डिलेमा चल रहा है।
Okay. वो किस चीज से जूझ रहा है। तो हम बिल्कुल। वहाँ पे एक क्लैरिटी देने के लिए, एक पर्सपेक्टिव देने के लिए इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग करते हैं। राइट। और जो हमारे जो पर्सन होते हैं जो सामने रीडिंग ले रहे होते हैं, जी वो हमें वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि Okay. मान लो मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी आई है, अपॉर्चुनिटी मिल अब रही है, मुझे ग्रैब करनी चाहिए या फिर शुड आई वेट फॉर सम टाइम। राइट। तो वो सब चीजें टैरो से हम बहुत आराम से कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लैरिटी गिवर होता है टैरो। जी। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि टैरो कार्ड एक्चुअल में होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। इसी के साथ जैसे बात करते हैं हम कि टैरो है ना, टैरो और एस्ट्रोलॉजी, है ना, ये दोनों डिफरेंट है या एक ही पार्ट है इसका? नहीं, ये बहुत डिफरेंट मोडालिटीज हैं। Right. टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। उससे हम आपके प्रेजेंट मोमेंट को, आपके डिसीजन को अच्छा बनाने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए वो 78 कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स आते हैं और हम रीडिंग लेके इंट्यूटिवली आपको बता देते हैं जी कि आप ये डिसीजन लीजिए, पर अकाउंटेबल आप ही हैं। मैं एज ए रीडर अकाउंटेबल नहीं हूँ। राइट। आपको कोई डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, वहाँ पे हम टैरो यूज करते हैं। व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत वाइड सब्जेक्ट है और ये बहुत एंशिएंट नॉलेज है, मतलब ये आज नहीं बना हुआ। राइट। तो इसके जो टेक्स्ट्स हैं, पुराने एंशिएंट टेक्स्ट हैं, उसके अंदर और हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जो है, उसमें हमें पता चलता है कि हमारे 12 हाउसेज हैं, जी 12 प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे नक्षत्र हैं। जी। आप किस प्लेस पे जब बॉर्न हुए थे, उस टाइम पे क्या प्लैनेटरी पोजीशंस थी। राइट। फॉर एग्जांपल आप शिमला में पैदा हुए हैं, हाँ। ठीक है, शिमला में आप किस जगह पे पैदा हुए हैं, वो कोऑर्डिनेट्स पहले तो वो चाहिए, ठीक है। फिर आपका बर्थ टाइम चाहिए, आपका बर्थ डेट चाहिए जी। उससे हमें पता चलता है कि आपके जो ग्रह थे उस समय, पर्टिकुलरली उस समय पे जी क्या प्लैनेटरी पोजीशंस थी। मंगल कहाँ पे था, ठीक है, आपका मरकरी कहाँ पे था, वीनस कहाँ पे बैठा हुआ था, आपका शनि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो कहाँ पर थे। तो वो आपके 12 ग्रह जो हैं 12 राशियों के साथ जी 12 घरों में बैठते हैं। जी। उसका एक ब्लूप्रिंट बना के देते हैं, जिसे हम कुंडली बोलते हैं। ओके। उस कुंडली को रीड करने की कला को एस्ट्रोलॉजी बोलते और इसमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। ये एंटायरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड होता है। इसमें बहुत कम इंट्यूशन यूज होता है। ऑन द अदर हैंड टैरो में बहुत ज्यादा इंट्यूशन यूज होता है। जी। सो आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो कुछ झूठ मत बोलें, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें उन्हें पता होती है आपका बर्थ चार्ट देख। हाँ जी, क्योंकि आपके प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं वो आपको कैसा बनाते हैं, आपका कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है। जी। या बचपन से कौन सी महादशाओं से होकर गुजरे हैं, अभी कौन सी महादशा में है, वो आपके कुंडली में हमें सब समझ में आ जाता है। राइट। तो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने एस्ट्रोलॉजर से कभी मत छुपाएं, उन्हें क्लियरली बोलें सो दैट वो आपको हेल्प कर सकें। इसी के साथ जो टैरो कार्ड है वो लोगों की लाइफ में अलग अलग असर डालता है, उसके बारे में बताना ज़रा। मैं आपकी बात समझ गई कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप सिंगल कार्ड, एक ही कार्ड आपके लिए आया और मान लो कोई और है उनके लिए आया, तो वो सेम कार्ड आपके लिए अलग और उनके लिए अलग कैसे हो सकता है। हाँ राइट, यही क्वेश्चन था। हाँ जी, पर वो होता है। वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हाँ। आपका माइंड क्या है, आपका माइंड बोल क्या रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप एंशियस हो तो वही कार्ड आपके लिए अलग वो एनर्जी जो है एमिट करेगा। जी, एज ए एनर्जी रीडर मुझे वो चीज़ समझ में आएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि यू आर गोइंग थ्रू दीज थिंग्स, राइट, है ना। और फिर आप ये करो, कोई बात नहीं, आप ये प्रैक्टिसेस करो, इट्स ओके, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड कोई पर्सन है, उसको डिसीजन लेना है, वो बोल रहा है कि मेरे को स्टॉक्स में, वो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और वो बोल रहा है कि मेरे को ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आप मुझे बताओ टैरो कार्ड से यस एंड नो रीडिंग से कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं उसके कॉन्फिडेंस के बेसिस पे, अगर कोई मेजर अरकाना कार्ड आ जाता है जिसमें एनर्जी बहुत हाई है जी, और उसकी राशि भी मैच कर जाती है बाय एनी चांस, तो मैं उसको यस बोल दूंगी। सो दीज आर छोटी छोटी चीज़ें जो हम इसके अंदर नोट करते हैं, और ये सारा काम एनर्जी का है, सारा का सारा काम एनर्जी और यूनिवर्स का है, हम तो सिर्फ बोलते हैं। जी। इसी के साथ जो पितृदोष है, हम देखते हैं ना, हमारे घर में पितृदोष है तो लड़ाइयाँ बहुत होंगी, हमारे घर में पितृदोष है तो ये होगा, है ना। तो ऐसे ना बहुत चीज़ें मैंने देखी भी हैं और फील भी की हैं कि जिनके घर में पितृदोष होता है, सुनने में आता है, तो उनको बहुत जॉब लेने में प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। तो वो थोड़ा पितृदोष के बारे में बताओ आप।
सबसे पहले तो मैं ये वाली बात बोलूँगी, आपने ये वाली टर्म सुनी है, जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल वेल्थ। हाँ बिल्कुल। इसमें और पितृ दोष और पितृ ऋण, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है, टर्मिनोलॉजीज हैं, बस इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी ये बना दिया है, राइट। नथिंग एल्स। व्हेन इट कम्स टू पितृ दोष, है ना, चलो नेगेटिव के बारे में पहले बात करते हैं। पितृ दोष या मातृ दोष, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके एक लीनिएज में कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो ट्रेवल नहीं कर सकती आगे, ओके, जो कहीं पे बाइंड है आपकी वजह से। आपने कोई प्रॉमिस किया होगा, या आप रो गए होंगे उनकी याद में जी, या उन्होंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया होगा जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। जी जी, ठीक है, अब वो सब प्रॉमिसेस उनको एक रेल में रोक कर रखते हैं। जी जी, और वो आपको बार बार नॉक करते रहते हैं कि अरे मेरी ये वाली बात सुनो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ये चीजें करोगे, जी तुमने जी किया ही जी, नहीं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों की लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ओके, और वो उस चीज को पितृ दोष से कनेक्ट कर देते हैं कि पितृ दोष हो गया, बट ऐसा नहीं होता। हाँ, आपका पितृ ऋण जो होता है वो ये है कि आपके जो पितृ थे ना, अगर उन्होंने अपने टाइम पे कुछ नेगेटिव कर्मास कर दिए जी, और वो आपकी लीनियज से कनेक्ट हो गए, जी जी, तो आपको उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के का एग्जाम्पल लेते हैं, वो 18-19 ईयर ओल्ड है, ठीक है जी, और उसकी जॉब भी नहीं लग रही और उसका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा, वो बीमार भी रहता है और वो बहुत टेंशन में भी है। ठीक है, तो अब घर वालों ने दिखाया, पंडित जी ने बोला कि पितृदोष है, पर ये पितृदोष आया कहाँ से, ये पितृ ऋण आया कहाँ से? ये आया होगा जब उसके जो दादाजी रहे होंगे या उनसे जो पहले के लीनेज के लोग रहे होंगे, उन्होंने किसी की जमीन हथिया ली होगी, कोई बैड कर्मा कर लिया होगा, जिसकी वजह से वो बैड कर्मा जो है वो इन पर शिफ्ट हो गया। पहले इनके फादर पे था, अब इन बेटे पे हो गया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे ये वाली बात भी होती है ना कि आपकी बेटियों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जी जी जी, पितृ तो वो उनके हैं ना, लीनिएज की तो वो है, राइट, ठीक है, अपनी लीनिएज तो सब कैरी करता है, अपनी लेगेसी सब कैरी करता है, जी जी, अपना डीएनए सब कैरी करते हैं, और पितृ का डीएनए से बहुत कनेक्शन है। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू पितृ ऋण, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं आप दान करो, दक्षिणा करो, जी, इतने लोगों को भोजन कराओ, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वो ठीक है, वो सब कुछ करना चाहिए, बट आपको अपनी इंटेंशन भी क्लीन रखनी चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचते हुए कि मैं ये चीज से आपको आजाद करता हूँ, आपने जो भी बैड कर्म किया ठीक है, जी, ठीक है, मान लीजिए कि उन्होंने कुछ बैड कर्मा किया होगा, ठीक है, पहले तो इसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िए, अपनी इंटेंशंस के साथ जाइए कि नहीं, मैं अपनी पिछली लीनियज के जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं उनकी ट्रेवलिंग भी कराऊं, ठीक है, पेहवा में भी जा सकते हो, गया में भी जा सकते हो, ये सब कुछ वहाँ पे होता है, पंडित जी बहुत आराम से अच्छे से बताते हैं कि कौन अटका हुआ है कौन नहीं, जी, तो आप वहाँ जाइए, वो आपको बताएंगे, और आप अपने इंटेंशन को प्योर रखते हुए ये करिए, आपकी खुद की लाइफ भी इम्प्रूव होगी, और आपके स्पिरिट्स भी तो देखो वो जाएंगे ना, कल दिन वो आपके स्पिरिट गाइड्स बन जाएंगे, राइट, वो आपको नॉक नहीं करेंगे, वो उल्टा आपको गाइडेंस देंगे, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि वो स्पिरिट्स हैं, वो हमेशा गाइडेंस देंगी। जी जी जी, तो ये हमारे जीवन में हमारे लिए आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पितरों का हमारे सिर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, और इससे हमारे लाइफ में बहुत चीज़ें बदलती हैं अगर उनका हाथ हमारे सर पे है। तो बहुत अच्छी आपने अभी बताया, हमें बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफ़ाइन किया इस चीज़ को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे में बढ़ने से पहले आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि इसमें कोई उपाय आप बताएंगे कि पितृदोष को दूर करने के अगर कोई उपाय हो, वो थोड़ा बताओ आप, ताकि हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो वो भी अगर उनके घर में पितृदोष है तो वो उस उपाय को करके वो पितृदोष ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना आपको डिटैचमेंट आना चाहिए। पितृदोष मतलब डिटैचमेंट सीख लो आप, जी, आपको ना पितृ डिटैच कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं, जी, ठीक है। तो कुछ लोगों का मैंने ये भी सुना है, वो बोलते हैं कि हमें दिख रहे हैं, ठीक है, या हमें ड्रीम्स में आ रहे हैं, तो आप पहले तो उस चीज़ से आप डिटैच हो जाओ। कुछ चीज़ें इल्यूजन्स होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग की बनाई होती हैं। अगर आपको ये पता चल जाता है, आपको ये डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको पितृदोष है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये है कि आप घर में हवन पूजा पंडित जी से पूछकर करवाइए, ठीक है, जी जी, वो आपको बताएंगे कि कितने दिन का करवाना है, जैसे नारायण बलि होती है, जी ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
अगर वो बोलते हैं कि ये करवा दो तो आप वो करवाओ, ठीक है। दूसरी चीज, आप सत्यनारायण की पूजा तो हर महीने सबको करानी चाहिए। ओके, इससे चाहे नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान भी हो, Okay. वो सबको करानी चाहिए। सत्यनारायण की कथा में कान्हा का हमारा मेंशन होता है, ठीक है, राम जी का मेंशन होता है जी। और उनको सुनने के लिए सोल्स आती हैं और वो तृप्त होकर जाती हैं। तो अगर वो पहले ही तृप्त हो जाएंगी, वो नारायण का नाम सुन के तृप्त हो जाएंगी, तो आपको आधी से ज़्यादा पूजा करवाने की जरूरत नहीं है। तो सत्यनारायण की पूजा तो हर महीने होनी चाहिए, ठीक है, मंथ टू मंथ करो। दूसरी चीज़, आपको दान दक्षिणा बहुत ध्यान से करना है। ओके, ये नहीं है डॉगीज को आप पार्ले जी खिला रहे हो, आप उनको शुगर खिला रहे हो और फिर उनकी भी मृत्यु का कारण बन रहे हो। राइट। अपनी ये 5 उंगलियों का जब तक आप यूज करके अपनी मेहनत, सुबह की नींद खराब करके 10 रोटी बनाकर आप पशुओं को नहीं खिलाओगे ना, तब तक नहीं होने वाला कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि डॉग्स को आप एक किस्म से शुगर ही खिला रहे हो, तो मेहनत तो देखो ज़रूरी है किसी भी चीज़ में हो, राइट। इसी के साथ अगले सवाल पे जाती हूँ मैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, वो थोड़ा बताएं। ओके, न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर की साइंस नहीं है, इसमें एक वाइब्रेशन होती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो नंबर है, चाहे आपका बर्थ नंबर हो, लाइफ पाथ नंबर हो, डेस्टिनी नंबर हो, वो सब कनेक्टेड होते हैं उस वाइब्रेशन से। वो प्लैनेट की क्या वाइब्रेशन है, वो नंबर का क्या वाइब्रेशन है, वो क्या कैरी करता है अपने आप में, उससे आप बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में समझ में आती हैं। जैसे आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि यार मेरा ना 19 तारीख को तो काम पक्का पक्का बनता है, या मेरा हर वेडनेसडे को तो बहुत अच्छा काम बनता है, या कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे सैटरडेज अच्छे नहीं निकलते। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि वो नंबर एसोसिएटेड है कैलेंडर में, आपके फ़ोन नंबर में, आपकी मीटिंग्स किस डे पे होनी चाहिए, किस डे पे नहीं होनी चाहिए, आपको मनी किस दिन रिसीव करनी चाहिए, किस दिन नहीं। ये सब चीज़ें आपको न्यूमरोलॉजी में बहुत आराम से समझ में आती हैं। अब अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड नंबर है नंबर 6। ये लग्जूरियस होते हैं, थोड़े ज़्यादा खर्चीले होते हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बट उस नंबर की वाइब्रेशन से और भी बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, राइट, और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे ही नंबर 2 वाले हैं, टू मच एक्सपेक्टेशंस, और पता नहीं अपने इमोशंस कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर नहीं। नंबर 2 बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अगर आपको वो कोई लोग बीमार होंगे ना, नंबर 2 वाला कोई प्राणी होगा ना, वो सबसे पहले जाएगा और उसकी सेवा करना शुरू कर देगा। ओके, क्योंकि मन में इतना सेंसिटिव है, इतना इमोशनल है कि हर एक की पेन समझ में आती है, हर एक पर्सन की पेन फील होती है। ऑन द अदर हैंड 7 नंबर वाले ले लेते हैं, जैसे मेरा है जैसे आपका है। तो अगर हम 7 नंबर वालों की बात करें तो अपने दिल की बात कहते ही नहीं है, एक्सप्रेसिव ही नहीं है। आई एम वेरी फीलिंग सब अनएक्सप्रेसिव पर्सन। हाँ जी, फील सब कुछ कर लेंगे पर अपने पास रखेंगे, उस चीज को दबा कर रखेंगे, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं है। तो हर एक नंबर का एक ट्रेट, एक वाइब्रेशन है। सिर्फ प्लैनेटरी पोजीशंस मत देखिए, ये भी देखिए कि वो उनके ट्रेट्स क्या हैं, वो किस चीज में कंफर्टेबल है, उनका किस किस दिन काम हो सकता है। तो हम फिर न्यूमरोलॉजी में वैसे एडवाइस करते हैं। जैसे हमने देखा है हर बार कितना सुना है, 8 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग नंबर है क्योंकि वो शनि से रूल्ड है। वो थोड़ा बताएं 8 नंबर के बारे में। नंबर 8 स्ट्रगलिंग ज़रूर है पर पैम्पर्ड भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत सारे 8 नंबर वालों को देखा है, वो पैम्पर्ड होते हैं, या तो उनको दोस्त लोग बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करेंगे, बट नंबर 8 सिर्फ स्ट्रगल नहीं करता, वो अपने आप को एम्पावर करते चलता है। उसकी जर्नी कुछ इस तरीके की होती है ना, हार्ड वर्किंग होते हैं, हर स्टेप पे एम्पावर होता है जी, और अपने से नीचे वालों को एम्पावर करता हुआ चलता है। तो नंबर 8 के साथ ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। शनि देव की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा अपने साथ, और जो छोटे निचले दर्जे के लोग हैं जिन्हें हम सो कॉल्ड निचले दर्जे का बोल रहे हैं, जी, मतलब आपसे सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, बिल्कुल, उनका भी भला करते हैं नंबर 8 वाले। अच्छे बॉस होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, अगर किसी लीडिंग उस पे पोजीशंस पे चले जाएं, और बहुत लंबे टाइम तक लीड करते हैं। ये नहीं है कि हाँ आज वहां पहुंच गए और 15 दिन बाद डिमोट हो रहे हैं, नहीं। नंबर 8 वाला अगर एक बार पोजीशन पे पहुंच गया तो वो बहुत लंबे टाइम तक वहाँ रहता है। जैसे हम देखते हैं कि 8 नंबर के बहुत जानी मानी हस्तियां हैं जो आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का नंबर है 17,
प्लस करके बनता है 8, हाँ है ना। जी, तो वो ऐसे बनता है कितने लोग हैं जो 8 नंबर के साथ बोर्न हुए और आगे आने वाले लाइफ में वो बहुत उपलब्धियां और बहुत एज में आके उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हाँ जी। तो इसमें जैसे 8 नंबर का कहते हैं कि इनकी एक एज टाइम होता है ना, कि बचपन से स्ट्रगल करते हैं और इसी के साथ एक एज आने पे ये लोग राइज करते हैं। तो वो एज कौन सी होती है इनकी, स्ट्रगलिंग कब ख़त्म होती है, वो बताएं। देखो, सिर्फ नंबर नहीं मैटर करता व्हेन इट कम्स टू कि ये कब विस्फोट करेंगे। जी। सैटर्न क्या करता है, बहुत टाइम तक, शनि महाराज क्या करते हैं, बहुत टाइम तक आपको सीड की अवस्था में रखेंगे। जी जी। सीड कैसे होता है, एम्पैनल्ड, बचा हुआ, ठीक है। जी। आपके अंदर न्यूट्रिशन का अक्यूमुलेशन हो रहा है, आप बढ़ रहे हो, फिर प्लांट बन रहे हो, फिर एक दिन फ्लावरिंग होगी और सब चीज़, ठीक है। वैसे अगर आपने नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल दिया है, या और भी मेरे बहुत सारे लोग हैं, मित्र हैं, वो लोग बट सेटिस्फाइड नहीं है, नंबर 8 के हैं, अच्छी पोजीशन पे है, पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको एक्चुअली में उनको मेहनत करने की भूख है। उन्हें ना एक्चुअली में ये बात समझ नहीं आती कि वी लव बीइंग इन प्रोसेस। उनको प्रोसेस में रहने की आदत होती है। वो जब किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, फिर से कि मुझे और अच्छा करना है, और ऊपर बढ़ना है, और क्योंकि उनकी इंटेंशंस बहुत क्लियर होती हैं, तो वो उस चीज़ को अचीव भी कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कि इनका क्या टाइम लिमिट होता है, क्या एज होती है, तो वो डिपेंड करता है कि उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी क्या है। क्योंकि कहीं लोगों को 8 नंबर का होकर भी, क्योंकि इनकी प्लानिटरी पोजीशंस बहुत अच्छी हैं, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में भी कर लेते हैं, पर फिर मेहनत उतनी करनी पड़ती है। राइट। बट ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत टाइम तक स्ट्रगल कर रहा है, जी, अकेला फील करता है, आइसोलेटेड हो जाता है, और फिर अचीव करता है अपने एक लेवल को, तो ऐसे शनि काम करता है। राइट। और इसी के साथ साढ़े साती, हम सुनते हैं कि हर एज में साढ़े साती आती है। जब आप बचपन में होते हैं, जब आप एक बुढ़ापे की एज में आते हैं, या एक मिडिल एज में स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है, तो उस टाइम पे आप हर एक एज पे आपको साढ़े साती आती है, ढैया आता है। उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि साढ़े साती आ गई, ढैया आ गए, तो भाई अब कि मतलब हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग वाला पार्ट उसमें शुरू हो जाएगा, अगर हमारे को साढ़े साती है, या हमारे को भी ढैया शुरू हो गया है। शनि के बहुत उपाय करते हैं लोग, है ना। तो शनि महाराज जी के बारे में थोड़ा आप बताएं। शनि महाराज जब किसी की ज़िंदगी में आते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो साढ़े साती में आए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरी अभी खुद ब खुद साढ़े साती चल रही है, ओके। और मैं अपने साढ़े साती वाले पीरियड को एंजॉय कर रही हूँ। तो ये हमारा नज़रिया भी तो हो सकता है। हमारा नज़रिया भी है। जैसे आपने बताया कि शनि महाराज स्ट्रगल लेके आते हैं लाइफ में, तो वो इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि कुछ लोगों को कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है। बिल्कुल, बचपन से किसी और कुछ मिल जाएगा तो वो क्यों मेहनत करेंगे जी। तो और मैं आपको साढ़े साती का एक नेचर बताती हूँ। लाइफ में 3 बारी साढ़े साती आएगी ही आएगी, मतलब ये जनरल जी, मैंने भी सुना ही है। हाँ जी। तो चाहे ढैया लगा लो, चाहे साढ़े साती लगा लो, इससे डरना नहीं है। साढ़े साती के 3 फेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज और बीच वाली जो होती है पीक स्टेज, जिसमें पीक करता है आपका जी, और फिर एंड अस्त स्टेज आती है, अस्त कर जाते हैं उसमें। जी। तो साढ़े साती में जब शुरू होता है ना, तो आपको फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, स्ट्रेस भी आता हो, थोड़ा स्ट्रेस भी आता है, क्योंकि आपको ना स्टक फील होता है, आपको आइसोलेटेड। मेरे को जब साढ़े साती हुई थी, उस टाइम पे मेरी एज थी करीब आई थिंक 19 साल की थी मैं। तो मेरी मदर ने ऐसे ही बर्थ चार्ट दिखाया, तो पंडित जी सडनली कहते कि जी इनको साढ़े साती है। तो वो 7 ईयर्स की होती है साढ़े साती ना। तो फिर मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि उस टाइम पे आप इतने डिटैच हो जाते हो लोगों से, आप इतने मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन हाँ स्ट्रेस भी होता है, और बनते बनते काम आपके ना बिगड़ भी जाते हैं, है ना। तो बट ये है कि मैंने उस टाइम पीरियड में ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, अपने लोगों का भी और बाहर के लोगों का भी, और मैंने लाइफ में उसके बाद इतना ज़्यादा ग्रो किया, और इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में मुझे समझ आई जो शायद मुझे कुछ टाइम पहले नहीं पता थी। तो आई थिंक सैटर्न हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि चलो लेट्स टॉक कि फर्स्ट स्टेज साढ़े साती में होता क्या है। जनरली एक छोटी सी फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी जी, ठीक है। आजकल एरीज राशि में चला हुआ है, फर्स्ट स्टेज ऑफ साढ़े साती उनकी चली हुई है जी, ठीक है। तो एरीज राशि वालों के साथ क्या हो रहा है अभी, या फिर जिनका फर्स्ट स्टेज है, सब लोग कर लेंगे जी।
तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है, आप आइसोलेटेड हो। एरीज राशि वालों को या मेष राशि वालों को आइसोलेशन नहीं पसंद, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें बाहर जाना, अपने दोस्तों के साथ बैठना उठना, वो सब चीज़ें बहुत पसंद है। बट आजकल उनके दिमाग में पीछे से सेकंड थॉट आ रहे होंगे कि क्या मैंने अपनी फाइल में ठीक लिखा है, राइट, क्या मैंने अपना ड्राफ्ट सही से मतलब डाउट आ जाता है, डाउट आएगा, आपको आइसोलेशन होगी, आपको ऐसी पोजीशन में डाल दिया जाएगा, आपको आइसोलेटेड, आपको अकेला फील होगा जी। जब आदमी को अकेला फील होगा तो वो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट होगा, अपने आप को रीचेक करेगा, बार बार रीचेक करेगा, ऑडिट करेगा। राइट, वो जो बार बार साइकिल है ना घूमने घुमाने का, जो शनिदेव सबसे पहले लेके आता है जी, उससे ही आधी फ्रस्ट्रेशन तो डेवलप हो जाती है। जो सेकंड स्टेज है, फेज है साढ़े साथी का, वो अभी मीन वाले पाइसेस राशि वाले एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जिसके अंदर उनको डिसीजन लेने में इश्यूज आ रहे होंगे जी, क्योंकि जब उन्होंने पहली फेज में मेहनत नहीं की होगी, अपने आप को हार्ड वर्क में नहीं डाला होगा, अपने रूटीन चेंज नहीं किए होंगे, तो उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा, स्ट्रेस और बढ़ेगा, एंग्जाइटी और बढ़ेगी ठीक है। तो आप जब मिडिल स्टेज में हो, आपको पता है अभी भी आपके पास सेकंड चांस है, शनिदेव आपको अभी भी चांस दे रहे हैं कि मैं टॉक्सिक लोगों को तेरी जिंदगी से निकाल रहा हूँ, मैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट को तेरे से दूर कर रहा हूँ, मैं तेरे को आइसोलेशन दे रहा हूँ। तो ये टाइम पीरियड है टू बिल्ड योर ओन सेल्फ, राइट ठीक है राइट। साढ़े साथी में क्या होता है, मीन वालों के साथ अभी हो रहा होगा, उनको फील हो रहा होगा कि हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें चल रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या पिक करना है। बिल्कुल, तो वो आप जाओ, आइसोलेशन आपको मिली हुई है ना, आपको टॉक्सिक लोग तो नहीं मिले हैं अभी जिंदगी में, कईयों के रिलेशनशिप टूट गए होंगे, कईयों की फ्रेंडशिप्स टूट गए होंगे बहुत पुरानी, जो टॉक्सिक होंगी उनके लिए, वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही होंगी। तो शनि महाराज ने आपको जगह दी है, बैठो अपने साथ, बैठो कॉपी पेन लो, ऑडिट करो अपना कि आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो क्यों हुआ, आपको मधुर वाणी रखनी ही पड़ेगी सामने वाले के साथ, ठीक है। अगर आपको मेंटेन करना है, आपको अपने लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट करने ही होंगे, सो दैट आपका वर्क फ्लो खराब ना हो, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज है, एंड स्टेज है, इसमें आते आते लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इफेक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं अपने काम के, जो उन्होंने फर्स्ट 2 स्टेजेस में मेहनत की है ना, आइसोलेशन में बैठ के अपने आप को सेल्फ ऑडिट करके इम्प्रूवमेंट की, अपने काम में डेली कंसिस्टेंटली अपीयर हुए हैं, बीमार हों चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि साढ़े साथी में आप बीमार भी होते हो, आपको हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं कहीं लोगों को, फिर भी कंसिस्टेंटली अपीयर होना। जो शनि महाराज है ना, वो आपके इमोशंस नहीं देखते हैं, वो देखते हैं आपका वर्क एथिक क्या है, आप एथिकली चीजें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट। आप लोगों को मौका दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप लोगों को दबा तो नहीं रहे, आपके इंटेंशंस क्लियर हैं या नहीं। तो आपने जब सेल्फ ऑडिट किया, आपने अपनी नोटबुक में लिखा, बिल्कुल आप सेल्फ अवेयर हुए, तो आपने मेहनत की, तो अब थर्ड स्टेज में तो आपको बहुत सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। और डिलेज तब आते हैं जब आपने अपनी फाउंडेशन सही से नहीं रखी होगी। सो एरीज राशि वालों का फर्स्ट स्टेज चल रहा है, आई थिंक उनको अपनी फाउंडेशन क्लियर रखनी चाहिए अभी से ही, बिल्कुल साइन, या तभी वो आगे ठीक कर पाएंगे सारी चीज़ों को, अच्छा होगा उनके लिए। तो इसी के साथ जैसे मैं बात करूं तो वास्तु है ना, वास्तु का बहुत चर्चा होती है हमारे आम जनता बहुत इसके ऊपर विचार रखती है कि वास्तु एक्चुअल में क्या है और इसका हमारे लाइफ में, हमारे घर में, ऑफिस में कितना ज़्यादा असर होता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ लेकर ही आती है हमारे साथ, चाहे फिर वो एक छोटा सा गिफ्ट हो, है ना। तो वास्तु के हिसाब से हमें अपने घर को कैसे रखना चाहिए, चाहे वो ऑफिस है, वो थोड़ा आप बताओ। वास्तु कुछ भी नहीं है, बहुत साइंटिफिक चीज़ है, टाइम एंड स्पेस को डिस्कस करती है। हमने बचपन में टाइम एंड स्पेस सबने पढ़ रखा है। सो टाइम एंड स्पेस का ये होता है कि आपका जो टाइम है और स्पेस है, उसमें आपका कितना, आपकी खुद की एनर्जी कितनी ज़्यादा लग रही है। अब कुछ लोग होते हैं, आपने सुना होगा ये टर्म होर्डर्स, वो जहाँ पे भी जाएंगे अपने साथ कहीं से पत्थर उठा के ले आएंगे, कहीं से कोई फूल उठा के ले आएंगे। अरे उस पत्थर की और उस फूल की ना, उस वहाँ पे जगह है नेचर में, डोंट ब्रिंग इट विद योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि कोई एनर्जी आपके साथ आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज, किसी चीज़ की कोई जगह है, आप अपने पास सारी चीज़ें होल्ड कर लोगे, जमा करके रखोगे, तो आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी उससे शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। जब आप देखते हो अपना, आपका जो वार्डरोब है वो मेसी है, ठीक है, वास्तु में चलो बात कर रहे हैं ना, तो वार्डरोब की बात करते हैं, क्योंकि आजकल माएँ बहुत परेशान है कि बच्चों के नए नए कपड़े खरीद रहे हैं। सो अगर आप डेली नए कपड़े खरीद रहे हैं,
फास्ट फैशन के टूवर्ड्स जा रहे हैं तो आप अपना वास्तु खराब कर रहे हैं, आप अपना टाइम एंड स्पेस खराब कर रहे हैं, आप अपने पुराने कपड़ों को दान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं दे नहीं रहे हैं रिसाइकलिंग के लिए, या कुछ वैसा नहीं कर रहे हैं, आप अपना वास्तु खराब कर रहे हैं, बिकॉज आप एक मैसी कंडीशन में रह रहे हो। वो स्पेस जो है वो क्लटर्ड है, वो क्लटर्डनेस ना आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आती है, बाधा बनेगी ही बनेगी, ऐसे नहीं तो वैसे, क्योंकि एनर्जी कैरी करता है। आपका कपड़ा, आप कहीं से आए हो, ठीक है, उस कपड़े में एनर्जी होती है, इसीलिए आपको पता होगा कि आज भी कुछ लेडीज करती हैं ऐसा, वो फटाफट वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं, लॉन्ड्री बैग में डाल देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आते ही अपने कपड़े को उतारना है और अपने घर के कपड़े, कंफर्टेबल क्लोथ्स, वो पहन के अपने बेडशीट पे बैठना है। ओके आप जितना ज़्यादा अपने टाइम एंड स्पेस को क्लीन रखोगे, उसकी वाइब्रेशंस उतनी ही क्लीन रहेंगी और आपको उतना ही इफेक्ट होगा। अब आ जाते हैं ऑफिस पे, आपको कुछ लोगों को बोलते हैं हम वास्तु में, क्योंकि वास्तु पुरुष होते हैं, उसके हिसाब से पता चलता है कि आपको कहाँ पे प्लांट्स रखने हैं, कहाँ पे नहीं रखने। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में प्लांट्स रख दोगे तो वो जगह भारी हो जाएगी, हैवीनेस कैरी करेगी, आपके पास लोग आएंगे, वो अपना दुख बयान करके चले जाएंगे, सब कुछ होगा जी, बट वो डील एंड तक नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसे कॉर्नर पे अपने प्लांट्स रख दिए जहाँ हैवीनेस, वो हैवीनेस दे रहे हैं। आपके पास लोग आएंगे, हैवी चीजें होंगी, आपको लगेगा कि अब तो ये डील होने ही वाली है, पर वो फिर एंड में खराब हो जाती है, एंड में वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर ये सब चीजें, इसलिए वास्तु साइंस हमें करवा लेना चाहिए, अपना वास्तु चेक करवा लेना चाहिए कि ऑफिस में क्या रखना है, क्या नहीं रखना। जी। और ये बहुत इफेक्ट करता है कि आप लॉयर हो, है ना, आपका प्रोफेशन क्या है, उसके हिसाब से वास्तु शास्त्र आपको बताता है कि आपको क्या रखना है और क्या नहीं रखना। सो इसी के साथ प्री मैरिटल कंसल्टेंसी और वुमेन को उन दिनों में जो सपोर्ट मिलती है उसके बारे में बताओ। प्री मैरिटल कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जैसे हम देख रहे हैं डाइवोर्स में राइज हो रहा है, और हमारे यहाँ पे प्री नप्चुअल तो आप करवा नहीं सकते हो, और रिलेशनशिप्स में भी आपको हसल करनी पड़ रही है। तो वहाँ पे ये एडवाइजिंग है एक तरीके की, आपको एडवाइसेस दी जाएंगी जी। यहाँ पे आके आप कंसल्टेशन लेते हो, उसमें प्री रिक्विजिट्स क्वेश्चंस होते हैं, और वो इस प्रेमाइस या इस एजम्पशन पे होते हैं कि आपकी एक प्रेफरेंस है, आपका एक लव इंटरेस्ट है, ठीक है, या आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं, तो सामने वाला आपसे कंपैटिबल है या नहीं। इवन छोटी छोटी चीज़ें कि एसी कितने पे पसंद है सामने वाले को, राइट, वो नॉन वेज है वेज है, उसका काम करने का पैटर्न क्या है, वो नाइट आउल है या मॉर्निंग पर्सन है, क्या उसकी हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें ना बहुत लॉन्ग रन में ना आपको हैवी हो जाती है मैरिजेस में, राइट। और ये धीरे धीरे छोटी छोटी बड़ी बनती जाती है और डाइवोर्स तक बातें आ जाती है। बट व्हेन इट कम्स टू इनफिडेलिटी, व्हेन इट कम्स टू पीपल जो बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल कर लेते हैं, या वो डाइवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हेल्प नहीं कर सकती, तो फिर तो आपको मूव आउट करना पड़ेगा। तो वहाँ आपको एक लाइफ कोच की ज़रूरत हो सकती है कि हाँ, मैं विमेन हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे हस्बैंड का कहीं और रिलेशनशिप चल रहा है या कुछ वैसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको एक लाइफ कोच मदद कर सकता है, ठीक है। पर जब आपको पता है कि आपको रिलेशनशिप में भी हासिल करना पड़ेगा, या आपकी प्रेफरेंसेस कुछ और हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी, हम वहाँ पे हेल्थ टेस्ट भी करते हैं। आपका एंड में आपका पार्टनर ही होता है जो सारा टाइम आपके साथ रहेगा। तो ये सब चीज़ें होनी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, ये बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि कंसल्ट करते हैं लोग, है ना, शादी से पहले अगर कंसल्ट करें तो कितने लोग अपनी शादी को बचा सकते हैं। यार आप 20 लाख रुपए शादी में लगा रहे हो, बिल्कुल 20,000 रुपए आप अपने शादी को कंफर्म करने के लिए नहीं लगा सकते, तो उससे मतलब फ़ायदा काफ़ी हद तक होता है कि मतलब आगे आने वाले टाइम पे जैसे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट बढ़ गए, तो मतलब आने वाले टाइम में अगर प्री कंसल्टेंसी हम लेते हैं, राइट, तो इससे रेट कम हो सकता है। वही सवाल आता है हर वक्त। सो प्री मैरिटल कंसल्टेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ताकि रिलेशनशिप में आगे चलकर हसल ना करना पड़े। जैसे लड़के होते हैं वो अपने माँ और अपनी वाइफ के बीच में फंस जाते हैं, या फिर जो वाइफ होती है वो अपनी फ्रेंड्स से या अपनी मदर से बातचीत करती हैं, अपनी सिस्टर से बातचीत करती हैं, और उस चीज़ का इम्पैक्ट जो होता है ना वो मैरिज पे पड़ता है, तो वो डिवोर्स रेट के ऊपर भी
लेके जाता है। हाँ, वो इफेक्ट करेगा ही करेगा ऑब्वियसली। आपका रिलेशनशिप बहुत सीक्रेट होना चाहिए आपके और आपके हस्बैंड के बीच में। अगर आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उस केस में आपको खुद ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ना कि किसी फैमिली मेंबर को बीच में लाए, तो वो और ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ती जाती हैं क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव मिलता है दूसरे का। हो सकता है कि उसका पर्सपेक्टिव अपनी जगह सही हो, बट वो आपकी सिचुएशन पे लागू ना होता हो। क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम यही होता है कि हमें बाहर से सुनने को ये मिल जाता है कि अरे तू अपनी वाइफ को ऐसे नहीं ऐसे ट्रीट कर, ठीक है, उसे शॉपिंग करा दे। राइट। अरे वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, उसे डॉल दिलवा दोगे तो वो खुश हो जाएगी। दिस इज नॉट द वे। बात ये कि अगर आप इन द फर्स्ट प्लेस कम्युनिकेट करोगे कि आपको दिक्कत क्या हो रही है, आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, आपको किसी ने कुछ बोला है, तो मैं कुछ सर्टन स्टेप्स लेने के लिए रेडी हूँ। जी, तो वो सब चीजें प्री मैरिटल कंसल्टेशन में पहले ही डिस्कस हो जाती हैं। आपको बाद में ना करनी पड़े वो चीज, पहले ही उन 30 क्वेश्चंस में पता चल जाएगा कि हाँ, इस पर्सन को ये पसंद है, मैं अपनी मदर के अंडर हूँ, मैं मदर के कंट्रोल में नहीं हूँ। लड़के या लड़कियां जो भी हैं वो सारा कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम बात करें, ये जो साल था है ना 2026, वो कौन से ग्रह से कनेक्टेड था, और इसमें हमारी जो राशियां हैं, क्योंकि हमारे राशियां 12 होती हैं टोटल, तो मेष राशि से लेके मीन राशि तक का वो हाल थोड़ा आप बताएं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रेडिक्शन है इस साल की इन राशियों पर पड़ती हुई, कौन सा ग्रह है, वो सब चीज़ें आप बताएं। ये 2026 है, जाने वाला साल है। अब तो साल जाने ही वाला है और 2027 आने वाला है। हाँ जी। बट फिर भी बहुत समय अभी पड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, अभी आधा साल बचा हुआ है। और ये साल जो है सूर्य महाराज का है, ठीक है, जो कि हमारे पिता हैं, गुरु हैं, जिनको मान सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे की तरक्की कर सकते हैं। हाँ, और ये साल सूर्य का है, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप पुरानी किताबें बंद कर दो, पुराने ट्रॉमास बंद कर दो, बॉक्स में कहीं फेंक दो, उनको एड्रेस नहीं करना, ठीक है, उनको पीछे छोड़ दो, लेट इट गो नाउ, सरेंडर कर दो और न्यू इनिशिएशन करो। कोई भी राशि का पर्सन हो, कुछ भी हो, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, पर कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका कुछ मन है स्टार्ट करने का, उसको ये है कि मैं ये चीज़ बहुत टाइम से करना चाहता हूँ, आज ही शुरू करो। बीट आर्ट एंड क्राफ्ट, बीट आप बहुत टाइम से टेक में कुछ करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, ये साल इनिशिएशन का है। और आपको पाथ ब्रेक करना है, आपको जानना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, आपकी हॉबीज क्या थी। आपको एकदम से रेमिनिसेंस होगा कि यार मैं ना बचपन में ये करता था। अगर आपको पसंद है तो आज से करो, कोई नहीं, उसको एज अ हॉबी करो, जरूरी थोड़ी है उसको अपनी मेन हसल बनाना है। राइट है ना। तो ये साल मल्टीटास्किंग का भी है, आप में पूरा जोर, पूरी एनर्जी रहेगी क्योंकि सूर्यदेव स्वयं। और बाकी आप नॉर्मली इस साल में आप ये कर सकते हैं कि आप रोज सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। वो तो बहुत ही बेसिक चीज है, मेरे को लगता है सभी को करना चाहिए। सूर्य को जल देना भी बहुत इफेक्टिव होता है ना, मतलब सूर्य को अगर हम जल देते हैं तो उससे मतलब हमें आत्मविश्वास, राइट, और हमें आगे लाइफ में सक्सेस भी मिलती है अगर हम कंटिन्यूटी में सूर्य को जल देते हैं। तो उसका भी थोड़ा आप बताएंगे कि सूर्य को जल देने से क्या होता है। जो मेरी नॉलेज में हो तो मैंने आपको बताया। सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल अर्पित करना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, 15 मिनट आप सुबह धूप में बैठते हैं, सबसे पहले आपको ये फील होगा कि मैं टोटली एनर्जाइज हो चुकी हूँ। एक कोशिका तक जब आप 15 मिनट बैठकर देखो तो सही, जो 6:22 का टाइम होता है, बिल्कुल सुबह का सवेरे का टाइम होता है, उस टाइम पे आप 15 मिनट्स बैठो, आपको खुद 10 दिन में चेंज फील होगा। जो मेंटल टेंशन हैं, रातों को नींद नहीं आती है, ओवर एनालिसिस करने की आदत है, ओवर स्टिमुलेटेड है, प्लीज फोन को साइड रखिए। सबसे पहले ये करिए कि आप बैठे हैं, आप पहले सन बात लो सुबह सुबह, आप दिन में नहीं ले सकते बिकॉज यूवी रेडिएशन है, तो आप सुबह लो 15 मिनट्स, ठीक है, सन बात लो। सेकेंड चीज, आप सूर्य नमस्कार करो, आप देखोगे आपके बॉडी में ऊर्जा है, बहुत सारी बीमारियां रुक जाएंगी। ठीक है। और जो सूर्य को जल अर्पित करना है, वो कहीं लोगों को बोला जाता है, कहीं लोगों को नहीं बोला जाता, पर जो लोग करते हैं उससे उनको समझ में, उनको एक्चुअली वो बहुत सारी चीजें ना अपनी सरेंडर कर रहे हो पानी से। एनर्जीज अगर आपकी नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव उसके थ्रू होती है। हाँ, वो सरेंडर कर रहे होते हैं। वैसे इसका भाव ये होता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, इसके द्वारा आप मुझे अपनी एनर्जीज दो, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज दो, और मैं आपकी तरह
पूरे जग संसार को एनर्जी दूं, वहां पे भी पूरा एनर्जेटिक रहूं मैं सारा टाइम। तो वैसी कुछ इस साल की एनर्जीज रहेंगी। अब अगर हम हर एक राशि की बात करें तो पहले तो मेष राशि आती है ना, मेष राशि के बारे में थोड़ा बताएं कि ये जो जाने वाला साल है वो क्या दे के जाएगा और क्या लेके जाएगा, वो बताएं। देखो, एरीज का तो मैंने अभी शनि के समय पे भी बताया था आपको, जब हम शनि महाराज को डिस्कस कर रहे थे। ये तो साल ही आपका शुरू हुई है अभी, आपकी 7.5, ठीक है। तो आप बिल्कुल फाउंडेशन स्टेज पे हैं। तो अभी तो इनको बहुत आइसोलेटेड फील हो रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुई नहीं जी, बल्कि इनको लीडरशिप में रहने का बहुत शौक है। बट अभी क्या होगा, बॉस इनको लाइमलाइट से हटा देगा, ठीक है, या इनको मेहनत करने पे वो फल नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी जी, बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होंगे, बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होंगे। और जो पिछले कुछ महीने गुजरे हैं वो तो वैसे भी इनके लिए बहुत टर्मोइल वाले थे, इमोशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा है। बल्कि एरीज ऐसे हैं, वो इम्पल्सिव बहुत रहते हैं, तो उनको अपने इम्पल्स पे इस साल काम करना है, ठीक है। अब ये तो आपको काम करना है। अब आप रेमेडीज कैसे कर सकते हो? सबसे पहले एरीज को बैलेंस में आना है ना। ऐसा नहीं है कि इम्पल्सिवली कहीं बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया या फिर एकदम से जॉब छोड़ दी, है ना। जॉब छूटने के चांसेस भी हो सकते हैं, बट चलो वो सब चीज़ें हैंडल कर सकता है पर्सन। पर ये है कि अपनी ना सारी चीज़ों को लिखना शुरू करें एरीज वाले। तो शनि की रेमेडी ये कर सकते हैं कि तेल का दीपक जला सकते हैं हर सैटरडे। और अगर हर सैटरडे नहीं हो सकता तो हर अल्टरनेट सैटरडेज तो डेफिनेटली करें कि तेल का दीपक जलाएं और सैटरडे को शनि मंदिर में ज़रूर जाएं और वहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं। अब आते हैं टॉरस पे, दूसरी राशि पे। टॉरस का जो है ये साल मिला जुला रहेगा जी। एफर्ट्स डाल रहे हैं, मनी आ रही है, बट वो चले जा रही है। कोई एक्चुअली में इनके पास ना कंट्रोल नहीं है, इनको अपना कंट्रोल अपने पास लेना है, ठीक है। ये जो जिसको बोलते हैं ना कि अंधाधुंध मेहनत करना या अंधाधुंध एकदम से खर्च कर देना, उन सब चीज़ों पे कंट्रोल लाना होगा। और इनको थोड़ी सी टेंशन अभी इसीलिए भी है क्योंकि इनका पैसा इसीलिए भी चले जा रहा है, इनकी किसी लव्ड वन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है, अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या तो खुद को हेल्थ इशू है या किसी को हेल्थ इशू ऐसा अराइज हो गया कि मतलब वो काम में मन ही नहीं लगने दे रहा। और अगर पैसा आ भी रहा है, इनफ्लो है, तो आउटफ्लो भी उतना ही है। तो ऐसा एवरेज सा ईयर है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, तबीयत ज़रूर ठीक हो जाएगी क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर अपने काम पर भी पूरा फोकस करें। तो वृषभ राशि वाले हर ट्यूसडे को तिल का दान कर सकते हैं, काले तिल हो सफ़ेद तिल हो, पर ट्यूसडे को ज़रूर दान करें। और हनुमान चालीसा भी पढ़ें ताकि आपके महामृत्युंजय का पाठ भी करें ताकि आपके जो लव्ड वन बीमार हैं उनकी हेल्थ जल्दी ठीक हो। महादेव अपनी कृपा करेंगे जी। अब आते तीसरी राशि पे जो है जेमिनी, ठीक है। मिथुन राशि। मिथुन राशि का अपने हाथ अपनी गाड़ी पे कंट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल। वो बहुत टाइम से, अभी की बात, इस साल की बात नहीं है, वो बहुत टाइम से किसी और के ड्राइव किए हुए जगह पे जा रहे हैं। वो कोई और उन्हें ये बोलता है कि आप ये कर दो, वो कर देते हैं। वो बेसिकली अपनी रिसर्च कर ही नहीं रहे हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर ही नहीं पा रहे कि मैं कितना केपेबल हूँ, मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ। वो एक्चुअली भूल गए हैं कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। तो ये साल आपको ये दिखाने की, अगर आप दूसरों के बताए हुए रास्ते पे चले भी गए, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी जैसे उसे मिली है, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का साल है। अपनी कॉम्पिटेंसी को जाने कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं, और अपने डिसीजंस खुद ले। अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और को मत दें। और उपाय ये रहेगा कि आप हर मंडे को, ठीक है, हर सोमवार को आप केले दान कर दो, ओके, ठीक है। और महादेव से बोलो मुझे कॉन्फिडेंस दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं दूसरों के बताए हुए रास्तों पे ना चलूं, मैं अपना रास्ता खुद से बनाऊं। तो अगली राशि पे जाते हैं, तो कर्क राशि के बारे में बताएं। कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल हो चुके हैं इस टाइम पे, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। बहुत लंबे टाइम से उन्हें लोग हर्ट कर रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे। वो औरों का काम भी कर रहे हैं, इसीलिए ओवरलोडेड भी हैं, ओवर स्टिमुलेटेड भी हैं। इसीलिए इस साल में अब उनको क्या करना चाहिए, उन्हें मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब सैटरडे टू सैटरडे ही मेडिटेट करें, बट वो अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा रिलैक्स करें।
थोड़ा आप हसल को थोड़ा कम कर दो, थोड़ा अपने ऊपर टाइम दें। लियो वाले जो हैं, मतलब वैसे तो ये शेर होते हैं, ठीक है, सिंह राशि वाले, पर इस साल इनको लग रहा है कि अगर मैंने अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर दिया जी, तो दूसरे लोग मुझे गलत समझेंगे, है ना। वो एक अंडर कॉन्फिडेंस है, अपने रिलेशनशिप्स पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, जी, जी, इसीलिए कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो अब ये चीज़ देखनी है, चाहे आप जॉब में हो, आप वहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। और लियो वाले काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं और उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उन्हें कोई कंट्रोल करे। मेरी खुद की फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। हाँ जी, तो अगर आप बात करो लियो वालों की, तो उन्हें इस साल में बड़ा ध्यान से शेयर करना है, ओवर शेयरिंग नहीं करनी है। जी, 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 ठीक है, ये वाला साल है ही इसीलिए कि आपको बैलेंस आउट करे, आपको इवन आउट करे, आप कहाँ पे क्या ज़्यादा कर रहे हो, कहाँ कम कर रहे हो। तो लियो वालों को ये चीज़ समझनी होगी कि मुझे बैलेंस में आना है। राइट, ठीक है, और वो बैलेंस में आने के लिए क्या कर सकते हैं, वो पानी वाली जगहों पर जाएं, ओके, थोड़ा नेचर से कनेक्ट करें, मतलब रिवर के साइड बैठ जाएं और थोड़ा मेडिटेशन करें, हाँ, है ना। अब वो नाइट में भी वॉक ले सकते हैं, सो दैट वो चंद्रमा की आए उन पे रिफ्लेक्शंस और उनको समझ में आए कि हाँ मेरे को शांति की, एट पीस क्या होता है। वो एट पीस फील नहीं कर पा रहे क्योंकि ओवर स्टिमुलेटेड है। राइट, 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 राइट। नेक्स्ट राशि आती है वर्गो, कन्या राशि वाले लोग। जी, कन्या वाले जो हैं, इस साल में एक्चुअली उनकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी और अभी भी शायद वहीं अटके हुए हैं कि उनके जो एफर्ट्स हैं ना, उनका उनको अभी तक भी मिल नहीं रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है। ये थोड़ा साल फ्रस्ट्रेशन का है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। जब आप कोई चीज़ नई शुरू करते हैं तो हमेशा किसी चीज़ की डेवलप होती है, और वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ से डेवलप होती है ये आपको देखना होता है कि आपका सोर्स क्या है पुराना। तो वर्गो वालों का ये सोर्स रहा होगा कि वो उनको पहले भी क्रेडिट नहीं मिला और अब भी नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन फैमिली पे निकालते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ है। बट इन दी एंड वर्गो वालों को ये पता चलेगा कि मेरी फैमिली है जो मेरे साथ खड़ी रहती है, मुझे झेलती भी है पर मेरे साथ रहती है। पर वर्गो वालों का दिल बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है, वो एकदम से सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने ऐसे लोगों को चीज़ें ना बताएं जो कहीं फ़ायदा उठा ले उन सब चीज़ों, क्योंकि वर्गो वाले थोड़े कमज़ोर होते हैं अपने दिल के मामले में। अब ये क्या कर सकते हैं, ये ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं और अपने हार्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं ओवर सेंसिटिव तो नहीं हो रहा हूँ कहीं जी, या मैं कहीं ओवर इंडल्ज तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ में, इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। जी, जी, जी। तो लिब्रा वालों का बताएं। लिब्रा वाले वैसे तो बहुत बैलेंस्ड आउट होते हैं, ऑलरेडी लोगों को बैलेंस आउट कर रहे होते हैं, बट ये साल की जो एंड है ना, इसमें थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल दिखेगा इनका, और पैसे भी ज़्यादा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हेल्थ पे खर्च, मतलब नाजायज़ जगह पैसे खर्च हो रहे हैं। तो लिब्रा वालों को थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा और ये अपने एक्सपेंसेस को लिखें, ठीक है, और विष्णु भगवान जी के चरणों में सरेंडर कर दें कि मेरी ये जो टर्मोइल है मेरे से तो नहीं संभल रही, क्योंकि ये दुनिया की चीज़ों को संभालते हैं, ठीक है, बैलेंस आउट करते हैं हर जगह, बट इन्हें कौन बैलेंस आउट करेगा, स्वयं नारायण। तो ये उनके चरणों में अपनी प्रॉब्लम को सरेंडर करेंगे, चाहे पानी के साथ कर दें चाहे पुष्प के साथ कर दें, तो वो बहुत अच्छा एक उपाय है जो नॉर्मली सब लोग आराम से कर सकते हैं जी। तो लिब्रा वालों के लिए ये साल ऐसा जाएगा एंड में। अगली राशि की तरफ जाते हैं, तो वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ा बताएं, स्कॉर्पियो के बारे में बताएं। स्कॉर्पियो वालों को सेल्फ केयर पे ध्यान देना होगा। वैसे तो ये सेल्फ ऑप्टिमिस्टिक बहुत होते हैं, अपने आप को ऐसे किसी को नीचा नहीं दिखाने देते, सब चीज़ें होती हैं, पर अपनी सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि आप स्किन केयर कर रहे हैं या आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ठीक है। सेल्फ केयर का मतलब ये है कि आप अंदर इंटेंट जानो अपना, आपका प्योर है इंटेंट या नहीं है। राइट, आप किसी से दुख खाए हुए प्राणी हो, इसीलिए आप इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, बिल्कुल, आप टॉक्सिक हो या कोई और टॉक्सिक है, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे आपका घर हो या आपका रिलेशनशिप हो, इन सब चीज़ों को ध्यान दो। थोड़ा जर्नलिंग करो स्कॉर्पियो वालों, बहुत मज़ा आएगा, और यही उपाय है कि आप जर्नलिंग करो और अपने आप को छोटे छोटे गिफ्ट्स दो। छोटी छोटी, मतलब आप अचीवमेंट कर रहे हो तो उस चीज़ पे छोटे छोटे गिफ्ट्स दो, ठीक है, ताकि आप अपनी अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करो। क्योंकि स्कॉर्पियो वालों को समझ नहीं आता है, वो फ्लो में एक बारी कोई चीज़ कर देते हैं, फिर वो इररिप्लेसेबल होता है ना, या इररिपेयरेबल होता है, तो उस चीज़ को इस साल के एंड में थोड़ा ध्यान देना। अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की, तो ये साल इनके लिए मेटामॉर्फोसिस, मेरी खुद की राशि सेजिटेरियस है।
हाँ जी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड ये सुनने के लिए कि मेरा ये जो साल है वो अंत में कैसा जाएगा। ये साल मेटामॉर्फोसिस का है सेजिटेरियस के। राइट। मेटामॉर्फोसिस मतलब आप अपनी पुरानी सारी स्टेजेस को, जो स्ट्रगल था वो सब चीज़ें करके अब इसमें फाइनली आप न्यू एडल्ट, न्यू डेवलप्ड पर्सन बन के आए हो। तो अब जो आपकी आइडेंटिटी है ना, उसके साथ आपको बैलेंस आउट करके चलना होगा। आप अपनी पिछली चीज़ों को, पिछली यादों को, पिछली सारी चीज़ों को प्लीज़ बंद करो और नेक्स्ट स्टेप जो आपने नया लिया हुआ है उसके ऊपर कमिट हो जाओ, है ना। और कॉन्फिडेंट रहो वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि नई जगह है तो मैं सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो एंग्जाइटीज भी हैं, क्योंकि सेजिटेरियस थोड़े एंग्जाइटी में रहते ही हैं वैसे भी। बट ये वाली बात है कि नई जगह पे जाकर इनको हिट भी मिल रहा है, किक भी मिल रहा है। तो दिस इज ऑल इन ऑल मेटामॉर्फोसिस। एंजॉय करो इसको, क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी एंड में बहुत अच्छी निकलेगी। मतलब ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो आप ग्रीन प्लांट्स लगाएं, है ना। और ग्रीन प्लांट्स अगर किसी को दे सकते हैं, पौधारोपण कर सकते हैं और किसी को दे सकते हैं अगर, है ना, एज अ गिफ्ट, तो जरूर दें, क्योंकि प्लांट इज ऑल्सो मेटामॉर्फोसिस ही बताता है आपको। अब बात करते हैं मकर राशि की, उसके बारे में बताएं। मकर राशि वालों को इस साल के एंड में अपना जो किया हुआ कर्म है उसका फल मिलेगा। प्रमोशंस मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब वाले जो तैयारी कर रहे थे, अगर वो फोकस खो चुके थे तो उनको अपना फोकस वापस मिल जाएगा। कुछ लोगों की नौकरी अच्छी जगह पर लग जाएगी। मकर के लिए साल काफ़ी अच्छा है क्योंकि उन्होंने पिछले टाइम में बहुत एफर्ट किया। दैट्स वाई उनके एफर्ट्स का इस टाइम पे रिजल्ट है। तो उनके लिए ये है कि आप ग्राउंडेड रहें, ठीक है। ग्राउंडेड रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, नेचर वॉक्स कर सकते हो, क्योंकि वही है कि आप जितना नेचर के करीब रहोगे, है ना, रोज़ मिट्टी में हाथ लगाओगे तो आप ग्राउंडेड रहोगे। तो ये सब चीज़ें करिए, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के लिए साल काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, ठीक है। वो बताएं कि कुंभ राशि का जो जाने वाला साल है वो क्या उनको देके जाएगा, वो बताएं। कुंभ राशि वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप उसमें पार्ट भी लोगे, आप उसको अच्छे से कंप्लीट भी करोगे। और क्योंकि कुंभ वाले रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, मैं हीरो बन जाऊँ, है ना, तो वो सब चीज़ें रहेंगी। बट व्हेन इट कम्स टू लव मैटर्स, वो थोड़ा सा उनको दिक्कत करेंगी, क्योंकि वो इतने बिजी हो जाएंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में और उन सब चीज़ों में, वो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ काम नहीं, बैलेंस कीजिए, प्यार कीजिए, सिर्फ अपने रिलेशनशिप में नहीं, फैमिली में भी, क्योंकि फैमिली वालों को भी लगेगा कि मैं निगलेक्टेड हूँ, है ना। तो जाते जाते साल में वो कंप्लेंट करेंगे कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तू बहुत ग्रेट कर रहा है अपने काम में, क्रेजी कर रहा है। बट फिर वही है कि आपने मेरे ऊपर तो ध्यान ही दिया, मैंने तेरे को पार्टी में बुलाया था, तू आया नहीं। तो एक्वेरियस वालों को ये सुनने को ज़रूर मिलेगा। इसीलिए इनकी उपाय भी यही है कि आप स्पेंड करो टाइम, जी जी जी, है ना, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उनकी इमोशंस को समझने की कोशिश करो। अंत में आते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए, मीन राशि के बारे में। हाँ जी, मीन राशि वालों, मीन राशि के बारे में बताइए कि कैसे रहेगा इनका। मीन राशि वालों का तो मैंने अभी सैटर्न जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था। इनका मिड स्टेज ऑफ 7.5 ही चल रहा है। तो ये ऑलरेडी ऐसे स्टेज में है जहाँ ये कुछ बन रहे हैं। तो अभी ये हसल पीरियड में है। तो ये अपनी हसल पे ध्यान दें, ये उन चीज़ों पे या उन बातों पे नहीं जो इनको इफेक्ट कर रही हैं। अभी घर वाले भी बोल रहे होंगे कि अरे किस एग्जाम की तैयारी करने में फंसा हुआ है, ये तेरा एग्जाम ही नहीं निकलता है, नहीं होता है, कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आने वाला है पाइसेस वालों पे। पर यही प्रेशर इनको बनाएगा। अगर ये इन्होंने हैंडल कर लिया, क्योंकि ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, सबको समझने वाले होते हैं, इनको कोई समझता नहीं है वैसे, पाइसेस वालों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है इनके साथ। पर ये वाली बात है कि जैसे मछली होती है ना, पानी में फ्लो करके जाती है, तो अपने फ्लो को मेंटेन करके रखिए, दूसरों के प्रेशर को अपने ऊपर मत लीजिए। और अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए अगर हो सके आप श्रीमद् भागवत पढ़ें, गीता को पढ़ें, अच्छे से डिसिप्लिन वे में पढ़ें। रोज़ एक श्लोक पढ़ना है, उसका मतलब जानना है और अपनी सिचुएशन पे जैसे लागू होता है उसको एक डायरी में नोट करना है। तो मतलब श्रीमद् भागवत गीता जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राशि की बात करें तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मीन राशि वाले इस साल उसको पढ़ते हैं, लेकिन इसी के साथ अगर हर इंसान डेली रूटीन में इसे पढ़े तो वो लाइफ में आगे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इस चीज़ से आंसर मिल जाएंगे बहुत आसानी से, मैक्सिमम ऑफ द टाइम, क्योंकि ये बहुत एप्लीकेबल चीज़ है, बहुत ही प्रैक्टिकल है।
बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और कान्हा ने खुद बोली है, तो आपको मुझे लगता है पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, सबको श्लोक लिखने चाहिए, बिल्कुल। अपने डायरीज मेंटेन करनी चाहिए, है ना। जर्नलिंग के टाइम पे ज़रूर थोड़े थोड़े श्लोक पढ़कर लिखो, हाँ तो जी। बहुत आनंद आएगा। और कहीं बारी आपको ऐसे एपिफनी जैसी फीलिंग होगी कि यार ये तो कुछ न्यू ही मेरे को पता चल गया। बिल्कुल। अब माहौल थोड़ा ठंडा करते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसका बहुत ही स्वीटली और प्यार से आपने ना जवाब देना 1 लाइन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टैरो या एस्ट्रोलॉजी? टैरो। ओके। एंड मेडिटेशन या योगा? मेडिटेशन। पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव पीपल? आई थिंक पॉजिटिव पीपल ब्रिंग्स पॉजिटिव एनर्जी, सो इसके अंदर तो चूज नहीं कर पाऊंगी। राइट। मॉर्निंग मेडिटेशन या नाइट मेडिटेशन? बोथ। बोथ। ग्रेट। डेस्टिनी या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क। राइट, हार्ड वर्क मेक यू अ Pace, परफेक्ट पर्सन, हाँ, राइट। हार्ट या माइंड? हार्ट या माइंड? हार्ट। ओके। फोन से दूर रहना या सोशल मीडिया से? फोन से ही दूर हो जाऊंगी तो सोशल मीडिया ऑटोमेटिकली चला जाएगा। राइट। पीस या सक्सेस? आई थिंक पीस। ओके। इंट्यूशन या लॉजिक? इंट्यूशन प्लस लॉजिक, आई गेस। एक वर्ड में स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी मतलब बैलेंस। बैलेंस ऑफ व्हाट? 3 गुणास, जैसे कि तमस, सत्व और आपका रजस। अगर इन तीनों को आप बैलेंस करते हो तो आप समभाव में होते हो। वो बोलते हैं ना कि आप खुशी में भी सेम ही हो और दुख में भी सेम ही हो, है ना। सेम ही सिचुएशन, आपको कोई चीज़ धक्का दे के नहीं जा पा रही। स्पिरिचुअलिटी बैलेंस ऑफ दीज 3 गुण है जो समभाव है। एक छोटी सी गेम खेलेंगे, इसमें कुछ सिचुएशंस दूंगी मैं आपको, उसके सॉल्यूशंस बताने हैं आपने, ओके। ठीक है। तो बहुत प्यारे से ये सॉल्यूशंस हैं, उसके आपको बताने हैं जवाब। तो हर बात पर ओवर थिंकिंग होती है तो? राइट डाउन योर थॉट्स। हर थॉट तो लिख नहीं पाओगे। बिल्कुल। लाइफ में बार बार फेलियर मिल रहा है, उसके बारे में बताएं। सेल्फ ऑडिट करो, क्या बार बार रिपीट हो रहा है, आपका कौन सा कर्मा बार बार रिपीट हो रहा है, आप ऐसी क्या मिस्टेक है जो बार बार कर रहे हो। रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बन रहा तो जागो। आई थिंक अवेयरनेस आनी चाहिए कि आप सही टाइम पे हो, आप सही स्पेस में हो, आप दूसरे पर्सन के साथ, वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। और अपने मन को भी छांटो, ये देखो कि आप ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। या तो आपके पुराने पैटर्न्स होंगे, तो उनको रिमूव करो, उन पैटर्न्स को, और नए लोगों को, नए रिलेशनशिप्स को वेलकम करो विद गुड हार्ट। राइट। घर पे हमेशा नेगेटिव इन्वायरमेंट रहता है? नेगेटिव एनवायरनमेंट रहता है क्योंकि चीखना, चिल्लाना, चीज़ें तोड़ना और रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड ना करना, इससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है और नेगेटिव एनवायरनमेंट रहता है। डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल लगता है? इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो पहले अपने डाउट को रिमूव करिए और कॉन्फिडेंस से सामने आइए कि क्या आप जो चीज़, जो टास्क आपने लिया है, क्या आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हो, या आपकी रिसर्च इनफ है, तो आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं होगा। राइट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब किया सिचुएशन को और उसके सॉल्यूशंस को। सो इसी के साथ लेखिका जी, जैसे आपने हमें काफ़ी चीज़ें बताई, एस्ट्रो, वास्तु, टैरो क्या होता है, प्री मैरिटल कंसल्टेंसी क्या होती है, जो डिवोर्स रेट आजकल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, उनको कैसे मैनेज करें, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करें, वो सारी चीज़ें आपने हमको बताई हैं। इसी के साथ जो ये पॉडकास्ट आज देख रहे हैं, है ना, उन व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहेंगे, वो बताएं जो आज हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। सो व्यूवर्स के लिए यही मैसेज है कि अपने इंटेंशंस को प्योर रखें जी, अपने कर्मों को साफ रखें, स्वच्छ रखें, किसी का बुरा मन में भी मत सोचें, क्योंकि मन का सोचना भी किसी का बुरा, वो एक पाप ही होता है। बिल्कुल। सो श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, आपको इनर कंपास आपका बहुत अच्छा जाएगा। अपने एथिक्स पे काम करिए, क्योंकि बहुत लोगों की 7.5 भी चल रही है, अगर मैं दोबारा याद दिला दूँ। बाकी एक बात है, अपने गोल्स को अचीव करिए, पर इतना भागा दौड़ी में मत फंस जाइएगा कि आप अपनों के लिए समय ना दे पाएँ। तो अपनों से प्यार करिए, खुद से प्यार करिए, खुद को इम्प्रूव करिए और अपने इंटेंशंस प्योर रखें। जी, थैंक यू सो मच लेखिका जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू भावना, और मैं फिर से थैंक यू कहूँगी बैठक को भी और आपको भी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं अपनी नॉलेज शेयर कर पाई और मुझे ये मंच देने के लिए थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आज हमने जाना कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, वास्तु क्या होता है और टैरो कार्ड क्या होता है, प्री मैरिटल कंसल्टेंसी क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने आज जाना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप ज़रूर बताएं कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।